बड़ी खबर है, शूटर गुलाम की पत्नी आ सकती है झांसी। पति के शव को लेने आ सकती है गुलाम की पत्नी। गुलाम के भाई और मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है। असद के नाना और मौसा कुछ देर में पहुंच सकते हैं झांसी। झांसी पुलिस परिजनों का इंतजार कर रही। दरअसल गुलाम की मां और भाई ने पहले ही इनकार कर दिया था शव लेने से। न्यूज स्टेट से बातचीत में उस वक्त उनके परिजनों ने कहा था कि अगर कुछ भी होता है तो फिर हम उसकी मिट्टी भी नहीं लेंगे, यानी डेड बॉडी भी नहीं लेंगे। और कुछ वैसा ही हुआ। अब गुलाम की पत्नी शव लेने पहुंच सकती है। साथ ही असद के नाना और मौसा डेड बॉडी लेने पहुंच सकते हैं। तो बड़ी जानकारी ये है कि झांसी में पुलिस इंतजार कर रही है। इसके पहले तैयारी ये भी थी कि अगर परिजन नहीं आते हैं तो फिर प्रयागराज पुलिस को डेड बॉडी हैंडओवर की जाएगी। लेकिन अब ये जानकारी है कि झांसी पुलिस परिजनों का इंतजार कर रही है और गुलाम की पत्नी साथ साथ असद के मौसा और नाना डेड बॉडी लेने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। शूटर गुलाम की पत्नी झांसी आ सकती है। पति के शव को लेने आ सकती है गुलाम की पत्नी। बड़ी खबर है इस वक्त की। असद के मौसा और नाना भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जानकारी है। गुलाम के भाई और मां ने शव को लेने से इनकार कर दिया है। असद के नाना और मौसा कुछ देर में झांसी पहुंचेंगे और डेड बॉडी लेंगे, ये बड़ी जानकारी है। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। देर रात वीडियोग्राफी के साथ ही पोस्टमार्टम हुआ है और साथ ही अब इंतजार झांसी की पुलिस कर रही है। दोनों की डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंपी जाएगी। शूटर गुलाम की पत्नी झांसी आ सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर यह है। और साथ ही असद के नाना और मौसा कुछ देर में झांसी पहुंच सकते हैं, ये बड़ी खबर। गुलाम के भाई और मां ने शव लेने से इनकार कर दिया है। तो झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये डेड बॉडी जब मेडिकल कॉलेज झांसी ले जाई जा रही थी तब की तस्वीरें हैं और वहां फिर दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया, वीडियोग्राफी कराई गई और उसके बाद अब पुलिस डेड बॉडीज को हैंडओवर करेगी। तो पति के शव को लेने गुलाम की पत्नी दरअसल यहां आ सकती है, जानकारी ये है। सीधा रुख करेंगे झांसी से। हमारे संवाददाता विनीत दुबे लाइव कनेक्ट है। विनीत, क्या जानकारी? असद के नाना और मौसा और साथ ही गुलाम की पत्नी डेड बॉडी लेने पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल। और पोस्टमार्टम के बाद लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि कब असद के पर बॉडी। लेकिन अभी जब प्रयागराज से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि देर रात की असद के मौसा नाना और उसके साथ जो लोग हैं वो आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने नई जो खबर जो अपडेट दिया वो इस बात का दिया कि गुलाम की पत्नी वो उनके पति के शव को लेने के लिए यहाँ पर पहुंच सकती है और वो उनके साथ आएंगे। देखिए, बड़ी खबर है जो हम लगातार अभी आपको लेते जा रहे हैं कि गुलाम की पत्नी जो है वो अपने पति जो गुलाम शूटर है उसको यहाँ क्लेम करेंगी, क्योंकि अभी तक गुलाम के जो भाई है, उनकी माँ है, उन्होंने ये इनकार कर दिया। इधर तस्वीर आपको दिखा देता है जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में दोनों समूह को रखा गया है और पोस्टमार्टम में करीब 3.5 घंटे का वक्त लगा था, ताकि 10:30 के आसपास ये शुरू हुआ और इसके बाद करीब 2:10 मिनट तक ये पोस्टमार्टम चला। बिल्कुल विनीत, आप बने रहिए, अपडेट आपसे लेंगे। जानकारी है कि असद के नाना और मौसा कुछ ही वक्त में झांसी पहुंच सकते हैं। वहां डेड बॉडी उनको सौंपी जाएगी और साथ ही गुलाम के भाई और गुलाम की मां ने शव लेने से इनकार पहले ही कर दिया था। एनकाउंटर के काफी दिन पहले दरअसल उमेश पाल की हत्या के कुछ ही दिन बाद गुलाम के परिवार से उनकी मां और उनके भाई ने ये मना कर दिया था कि वो डेड बॉडी नहीं लेंगे अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है। और जानकारी है कि सिर्फ अब गुलाम की पत्नी यहां डेड बॉडी लेने उसके घर से पहुंच रही है। तो माफिया अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का पोस्टमार्टम झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुआ। पोस्टमार्टम के वक्त तक असद के परिजन झांसी नहीं पहुंच सके तो उनकी गैर मौजूदगी में ही कड़ी निगरानी के बीच पोस्टमार्टम किया गया। देखिए, झांसी में असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुआ और अब झांसी में ही देर रात दोनों का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया। कहा जा रहा था कि झांसी में असद के परिजन यानी कि उसके नाना और मौसा झांसी पहुंच सकते हैं, लेकिन वे देर रात तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में ही असद और शूटर गुलाम का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम करते वक्त पूरी वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम के वक्त करीब 3 से 4 डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद रहे,
सबसे पहले मुठभेड़ की घटना होने के बाद उन दोनों के शवों को झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहां करीब 3 घंटे की फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है एक्सरे मशीन से। उसके अलावा तमाम तरीके से ये जांच की जाती है कि असद और इसके अलावा जो शूटर गुलाम है उनको कितनी कितनी गोलियां लगी हैं। अगर अंदर की खबर की बात की जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि करीब 1 दर्जन गोलियां जो है वो दोनों के शरीर में लगी हैं। ये पोस्टमार्टम झांसी मेडिकल कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यूपी पुलिस के कई जवान तैनात रहे। फिलहाल अतीक अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद पूरी तरह टूट चुका है, तो वहीं असद की मां शाइस्ता परवीन, जो कि अभी फरार है, वो बेटे असद का आखिरी चेहरा देखने के लिए आज सरेंडर भी कर सकती है। हालांकि अभी असद के जनाजे में अतीक और अशरफ के जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। लाइव कनेक्टर विनीत, कब तक इनके परिजन पहुंच सकते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन पहलुओं का जिक्र किया गया है? देखिए, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कोई भी सबसे बड़ी, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है और यही वजह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी न तो कोई झांसी का पुलिस अधिकारी देने को तैयार है और नहीं। लेकिन अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी घटना होती है और इस तरीके के जब पोस्टमार्टम होते हैं तो उसके बाद चीजें सामने आ जाती है कि कितनी गोली लगी है, कितनी दूरी से गोली चलाई गई है। लेकिन ये एक ऐसा गंभीर मामला है जहां पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दोबारा एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पोस्टमार्टम हाउस के बाद पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस फोर्स तैनात के साथ साथ दोनों समूहों के लिए इंतजार परिजनों का हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अतीक के जो वकील हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि जो असद के जो नाना हैं, जो उसके अलावा उनके जो मौसा हैं और जो वकील हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो यहाँ सामने निकल कर आ रही थी वो ये इस बात की आ रही थी कि गुलाम के शव को अभी तक कोई भी लेने को तैयार नहीं था, ना उनकी मां ना उनकी बहन। लेकिन अब इस समय एक नई अपडेट सामने आई कि उनकी जो पत्नी है वो गुलाम के शव को लेने के लिए यहां पर पहुंचेंगी और कुछ ही देर का वक्त जो है वो समय बीत रहा है, क्योंकि 12 बजे का समय जो है वो खुद अतीक के वकील इस बात को बता रहे हैं कि 12 बजे के आसपास ये लोग प्रयागराज से निकले हैं तो 7 से घंटे के आसपास का वक्त लगता है और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया, जो ओसीपी होती है उसके हिसाब से उन्होंने बाकायदा सूचना जो है वो भी उन तक पहुंचाई है कि यहाँ पर इस तरीके से इनका पोस्टमार्टम हुआ। एक पैनल के साथ पोस्टमार्टम किया गया, 3 डॉक्टर्स उसमें मौजूद थे, वीडियोग्राफी कराई गई और देर रात्रि जैसा एक नियम होता है कि अगर सूर्यास्त के बाद अगर किसी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो डीएम की परमिशन उसमें लगती है, डीएम का आदेश। तो डीएम के आदेश के बाद सीएमओ के पास वो दस्तावेज पहुंचते हैं और फिर वो पैनल तैयार किया जाता है। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कर ली गई है। करीब 3 से 4 घंटे देर रात्रि 2 बजे तक यहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया। अब बस इंतजार इस बात का है कि परिजन यहाँ पर आए और यहाँ बॉडी को क्लेम करें और जल्द से जल्द झांसी पुलिस जो है वो दोनों समूह के उनके हैंड ओवर करे। इसी बात का इंतजार है, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है तो झांसी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि सभी चीजों को सामंजस्य बना के रखे। तो यही वजह है और सबसे बड़ी बात तो यह कि सवाल ये अब खड़ा होता है कि जो कभी आतंक का प्रयास होता था, जिसका कभी उदय हुआ था, आज उसका जो अंत है वो जनाजा लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है कि शाम कितने बजे तक वो वहां पर पहुंचेंगे, प्रयागराज ले जाएंगे और कौन यहाँ पर जो है वो। ठीक है विनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इंतजार किया जा रहा है शूटर गुलाम की पत्नी का और साथ ही असद के मौसा और नाना यहाँ पहुंचने वाले, उनको डेड बॉडी जो है वो सौंपी जाएगी। तो माफिया अतीक अहमद से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पूछताछ भी हुई है और अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से सवाल दागे जा रहे हैं। पुलिस को माफिया ब्रदर्स से कई राज उगलवाने हैं, जिसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है। देखिए, अब अतीक बोलेगा, उगलेगा राज। अतीक के काले कारनामों का होगा पर्दाफाश। माफिया ब्रदर्स से रिमांड रूम में पूछताछ। जिस माफिया अतीक अहमद की पूरे प्रयागराज में तूती बोलती थी, आज आप उसकी इस पुलिस वैन से उतरते वक्त बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। बेटी असद की मौत के बाद अतीक को ऐसा झटका लगा है कि वो अब टूट गया है। ये तस्वीरें गुरुवार देर रात उस वक्त की हैं जब पुलिस माफिया अतीक अहमद को रिमांड शुरू होते ही पूछताछ के लिए धूमनगंज थाने लेकर आई थी और इस वक्त अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी मौजूद था। दोनों को पुलिस ने अपनी रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दोनों से 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पूछताछ होगी और कई सवालों से अतीक का सामना होगा।
आपको तस्वीर दिखा दूं कि चूंकि ये प्रयागराज का धूमनगंज पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि बाहर बैरिकेडिंग की गई है और बाहर पुलिस की कई टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं। अंदर अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ मौजूद है, जिससे कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में अतीक अहमद और अशरफ को मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस के पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। हालांकि माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कुछ और सबूत और कुछ और तथ्य लग सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि उमेश पाल की हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद और अशरफ से करीब 200 सवालों की लिस्ट तैयार की है और अगर इन दोनों के बयानों में कोई विरोधाभास दिखता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है। यानी कि अब बचने का कोई रास्ता इन माफिया ब्रदर्स के पास नहीं है। यानी साफ है कि सच नहीं उगलेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की टीम 3 शिफ्ट में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि अतीक अहमद और अशरफ से क्या क्या सवाल हो सकते हैं, तो हम आपको ये भी बता देते हैं। यूपी एसटीएफ माफिया ब्रदर्स से इन सवालों को पूछ सकती है। उमेश पाल की हत्या की वजह क्या थी? उमेश पाल की हत्या के बाद हत्यारे कहाँ हैं? शाइस्ता परवीन के ठिकाने कौन कौन से हो सकते हैं? शूटर्स के साथ संपर्क का क्या साधन था? उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने किसे फोन किया? उमेश पाल की हत्या के दिन अखलाक से अतीक की बात कैसे हुई? अतीक के पास जेल में फोन कहां से आया? आखिरी बार पत्नी शाइस्ता और बेटे असद से कब मुलाकात हुई थी? असद और गुलाम से क्या बातचीत हुई? बरेली जेल में किन किन लोगों के साथ उसकी मुलाकात होती थी? पकड़े गए पैसे कहां से आए हैं? हथियारों को कहां से लाया गया? इन तमाम सवालों के साथ अतीक और अशरफ का सामना धूमनगंज थाने में पूरे 4 दिन तक होना है। इस दौरान धूमनगंज पुलिस थाने की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। अब आपको बताते हैं कि माफिया अतीक का लाडला और बिगड़ैल बेटा असद, जिसका क्राइम का सफर क्या रहा। असद ने अपने बाप की तरह माफिया बनने का ख्वाब पाला, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने उसे और उसके ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया है। अतीक का वारिस। प्रयागराज में धाए धाए गोलियां बरसाने वाले असद के अपराध की कहानी 49 दिन में खत्म हो गई। वो अपराध की दुनिया में अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, लेकिन बेमौत मारा गया। माफिया अतीक असद की इन तस्वीरों पर बहुत खुश हुआ था। उसे अपना शेर बेटा बता रहा था। कह रहा था कि असद के कारण मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया। वही असद झांसी की इन झाड़ियों में एक मामूली अपराधी की तरह ढेर हो गया। असद अचानक अपराध की दुनिया में नहीं कूदा था। उमेश पाल हत्याकांड से उसकी बाकायदा लॉन्चिंग हुई थी। अतीक की क्राइम कुंडली और उसकी जुर्म की दुनिया को बारीकी से देखने वाले मानते हैं कि अतीक का यही स्टाइल है। अतीक ने चांद बाबा नाम के लोकल गुंडे को मारकर जुर्म की दुनिया में अपनी धाक जमाई थी। अतीक के छोटे भाई अशरफ को लॉन्च करने के लिए राजू पाल हत्याकांड किया गया था। अपराध की दुनिया में असद को लॉन्च करने के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से तीनों नाबालिग बेटों ने बाप का रास्ता अपनाया। असद के गुनाहों पर नजर डालने से पहले ये जानना जरूरी है कि अतीक ने अपने बेटों की परवरिश कैसे की। अतीक का सबसे बड़ा बेटा है अली। अली पर 2 केस चल रहे हैं और वो फिलहाल जेल में है। अतीक का दूसरा बेटा उमर भी जेल में है। उस पर 6 मामले दर्ज हैं। झांसी में मारा गया असद अतीक का तीसरा बेटा था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इसके अलावा अतीक के 2 बेटे अभी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। असद की ख्वाहिश अपने बाप की तरह जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से पहले उसका किसी अपराध में नाम नहीं आया था। हालांकि उसमें अपराधी बनने के पूरे लक्षण मौजूद थे।
प्रयागराज के बिशप जॉनसन से अपनी पढ़ाई करने वाला असद अपनी क्लास का टॉपर था। वो बहुत गुस्सैल था। एक बार उसने रस्साकशी प्रतियोगिता में हार जाने पर रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया था, लेकिन अतीक के खौफ से स्कूल प्रबंधन ने थाने में इसकी शिकायत नहीं की। असद 2017 के एक वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही उसका कामकाज संभाल रहा था। वो लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं करने के बाद पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा था। 24 फरवरी को दिन दहाड़े धाएं धाएं करते हुए असद को दुनिया ने देखा था, लेकिन उसी दिन असद का अंजाम भी तय हो गया था। यूपी पुलिस से बचने के लिए असद ने कई ठिकाने बदले, लेकिन यूपी पुलिस के हाथों उसकी कहानी खत्म हो गई।